जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारी बात हुई थी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो हमने इफ़ एल्स का इस्तेमाल जो है वो पढ़ा था। मैं क्विकली आपके सामने वो स्लाइड शो करता हूँ और फिर आज हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल पढ़ेंगे। जी, हमने बात शुरू की थी कि प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तीन होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्टिव या रेपिटेटिवली। कि अगर तो आप अपने प्रोग्राम को एक पहली स्टेटमेंट से लेकर आखिरी स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सीक्वेंस है। और अगर आप अपनी स्टेटमेंट में किसी एक जगह पे आके डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन की बुनियाद पर किसी स्टेटमेंट को चलाते हैं और किसी स्टेटमेंट को छोड़ते हैं तो ये फिर सिलेक्शन हो जाती है। और अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रेपिटेशन हो जाती है। फिर हमने इसको पढ़ने से पहले हमने ये देखा कि हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम सिलेक्टिव स्ट्रक्चर करते हैं। इफ़ और स्विच, ये दो स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे जी। इफ़ के अंदर हमने पढ़ा कि एक सिंगल वे होता है और एक टू वे होता है। सिंगल वे में हम सिर्फ इफ़ को यूज़ करते हैं और उसके साथ किसी कंडीशन को लगा देते हैं। टू वे के अंदर हम इफ़ और एल्स दोनों को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ये देखा कि इफ़ के साथ हम एक स्टेटमेंट को लगा सकते हैं, एल्स के साथ भी हम एक को लगा सकते हैं, लेकिन हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो बात शुरू करनी है वो हमारे पास है नेस्टेड इफ़ की, स्लाइड नंबर 12 के ऊपर। नेस्टेड इफ़ का क्या मतलब है? नेस्टेड इफ़ का मतलब है वन कंट्रोल स्टेटमेंट इनटू एन अदर कंट्रोल स्टेटमेंट। जब आप इफ़ में जाएंगे, इफ़ के बाद जो ब्लॉक शुरू हो रहा है उस ब्लॉक के अंदर अगर मजीद आपने इफ़ लगाई हुई है तो ये नेस्टेड इफ़ बन जाएगी। सिंपल इसकी डेफिनेशन हमारे पास यही है। एक एग्जांपल देखें आपके पास स्लाइड नंबर 13 के अंदर हमने सेलेक्ट किया कि इफ़ बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 0.07 हो। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, जब वो एल्स में गया तो उसके आगे आप देखें एल्स की बॉडी के अंदर फिर इफ लगी हुई है। और इफ बैलेंस ग्रेटर देन 2500 है तो फिर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 0.05 है। यानी बेसिकली ये पता क्या है, आम जुबान में भी समझा देता हूँ। अगर 50,000 से ज्यादा आपका बैलेंस है तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 25,000 से ज्यादा है तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 1,000 से ज्यादा है तो फिर आपको 3% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर 1,000 से कम है तो फिर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ आई बात की या नहीं? ये बैंक्स की टर्म्स होती हैं। अगर इस सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं, बैंकों में ऐसा होता है या नहीं होता कि आपका ये इंटरेस्ट है तो आपका रेट और है। जैसे इसको बैंक वाली मिसाल को छोड़ें, आप अपनी परसेंटेज की मिसाल एज अ स्टूडेंट देखें। आपके अगर 60% है तो आपका बी ग्रेड है, 70% है तो ए ग्रेड है, 80% से ज्यादा है तो ए प्लस ग्रेड होता है कि नहीं होता? अब वो ग्रेडिंग वाला जो फॉर्मूला है, ग्रेडिंग वाला जो केस है, वो नेस्टेड इफ के अलावा सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह हमें जरूरत पड़ सकती है इफ के अंदर किसी और इफ की भी, तो इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इफ एल्स स्टेटमेंट्स को अगर अब एक तरीका तो ये था लगाने का, जैसे हमने ये देखा पिछली स्लाइड को जरा ध्यान से देखें कि हम इफ में गए, एल्स में गए, इफ में गए, एल्स में गए, इफ में गए, लेकिन इसको कुछ बेहतर तरीके से भी हम लिख सकते हैं। लिखने का अंदाज अगर इसको थोड़ा सा बेहतर कर दें तो वो देखें आप स्लाइड नंबर 14 के अंदर। इफ मंथ इज इक्वल टू 1, सी आउट जनवरी। एल्स इफ मंथ डबल इक्वल्स टू, तो सी आउट फेब्रुअरी। एल्स इफ मंथ इज इक्वल टू 3, तो फेब्रुअरी मार्च। यानी हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो आपसे पूछेगा एंटर मंथ नंबर। जो नंबर आप एंटर करेंगे वो उसकी बुनियाद पे आपको बताएगा कि कौन सा मंथ आपने बात की है। अब देखो हम कितनी इनपुट दे सकते हैं, 12 इनपुट दे सकते हैं, एक से लेकर। तो इसका मतलब है कि 12 मुख्तलिफ कंडीशनें हमें चाहिए। कितनी चाहिए? 12 मुख्तलिफ कंडीशन हमें चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इफ नहीं ट्रू हुआ एल्स, एल्स के आगे फिर इफ, एल्स के आगे फिर इफ, और आखिरी एल्स के आगे फिर हमने इफ लगाया। एक तरीका तो इसको लगाने का ये है। और दूसरा तरीका क्या है वो जरा इसके नीचे देखें आप बी पार्ट में, कि आप एल्स के बगैर भी ये कर सकते हैं। आप 12 इफ स्टेटमेंट्स लगा दें। इफ मंथ इज इक्वल टू, यानी सिंगल वे में
सिंगल वे में आप कितनी लगा दें, 12 इफ स्टेटमेंट लगा दें, इफ इज इक्वल टू 1 2। आपने ये दोनों तरीके करके देखने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा एल्गोरिदम या तरीके हो सकते हैं। अच्छा प्रोग्रामर कौन होता है, जो कम कोड में वही काम कर लेता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक प्रोग्रामर एक टास्क को 100 लाइनों में कंप्लीट करता है और एट द सेम टाइम दूसरा प्रोग्रामर जो है अगर उसी टास्क को वो 80 लाइन्स में कर लेता है तो 80 लाइन वाले का जो कोड होगा वो बेहतर तसव्वुर किया जाएगा। समझ आ रही है? ये तो 100 और 80 की बात है ना। अब आप इसको बड़ा कर लें, 10,000 और 8,000, 1,00,000 और 80,000। तो जाहिर है जितनी लाइन ऑफ कोड, LOC कहते हैं हम इसको, जितना लाइन ऑफ कोड आपका छोटा होगा आपके कंपाइलर की एफर्ट कम हो जाएगी, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बेहतर हो जाएगी, यानी ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल करने की एफर्ट कम हो जाएगी और डेफिनेटली आपकी रैम और आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल होंगे। ठीक है बेटे, तो ये चीज आपने देखनी है विद इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी। इसके अंदर एक इक्वालिटी ऑपरेटर आता है जी स्लाइड नंबर 15 के ऊपर, और ये वही एरर जो मैंने कल आपको बताई थी कि कहीं गलती से भी आप जो है ना इक्वल टू 5 ना लिख दें। अगर आप इक्वल टू 5 लिखेंगे तो इट वुड नॉट गिव एन एरर, क्योंकि वो इसे कंसीडर करेगा कि ये 5 जो है वो x को देना चाहता है। ठीक है, स्लाइड पर देखें जरा। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, बल्कि इससे क्या होगा कि आपके प्रोग्राम की आउटपुट मुतासर होगी। तो जब आपके प्रोग्राम में ऐसी एरर जिससे कंपाइलर ना पकड़ सके लेकिन आउटपुट आपकी गलत हो तो उसे हम रन टाइम या लॉजिकल एरर कहते हैं जी। ठीक है, ये तरीका हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। ये दूसरा तरीका है हमारे पास जो हमारे पास जो है ना सिलेक्शन करने का। ये वाहिद ऑपरेटर है C++ के अंदर जिसके ऑपरेंड 3 है। आपने पढ़ा था ना यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी में वो ऑपरेटर जिनका ऑपरेंड 1 होता है, बाइनरी में जिनके 2 होते हैं और टर्नरी में ये वाहिद एक ही ऑपरेटर है। और इसका सिंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क कॉलन। क्वेश्चन मार्क कॉलन होता क्या है, होता सिर्फ इसमें ये है, सिंटैक्स देखें जरा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 लगाएंगे कॉलन डाल के एक्सप्रेशन 3। होना पता क्या है, जरा ध्यान से देखें। एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन होगी, इस कंडीशन के ट्रू होने पे एक्सप्रेशन 2 ने चलना है, अगर ये फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 ने चलना है। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। सम टाइम आपके पास आपने कोई वैल्यू देनी होती है, आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है। मिसाल के तौर पे आप x को 10 देना चाहते हैं या 20 देना चाहते हैं, लेकिन कब, जब x y से बड़ा हो। तो अब आप उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, इफ x ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू 10, एल्स x इज इक्वल टू 20। ये कोड हमें लिखना पड़ेगा इफ एल्स के जरिए, लेकिन वो कोड यहाँ पर कितना मुख्तसर हो जाएगा। हम लिखेंगे x ग्रेटर देन y सवालिया निशान, x इज इक्वल टू 10 कॉलन x इज इक्वल टू 20। तो मैंने अभी क्या कहा, वहां 4 स्टेटमेंट्स लगेंगी और यहाँ एक ही स्टेटमेंट ये एक ही है। एक्सप्रेशन 3 के बाद सेमीकोलन लगना है, कंपाइलर के लिए ये एक ही स्टेटमेंट होगी। ये एग्जांपल आपके पास आ गई टर्नरी की। ठीक है, तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है उसको भी मैं बयान कर देता हूं जी। स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास एक सिलेक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आपके पास कंडीशंस एक से ज्यादा होती हैं और आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो जरा देखें, स्विच के आगे आप एक्सप्रेशन लगाएंगे और ये एक्सप्रेशन कंडीशन नहीं होगी, ये ज़हन में रख लें। स्विच का सिंटैक्स नजर आ रहा है स्लाइड नंबर 17 पे, स्विच के आगे एक्सप्रेशन होगी और ये एक्सप्रेशन क्या करेगी, एक से ज्यादा वैल्यूज को जनरेट करेगी और उस वैल्यू की बुनियाद पे हम देखेंगे कि अगर उसकी केस वैल्यू 1 अगर ये वैल्यू है तो ये वाली स्टेटमेंट चला दो, अगर ये वैल्यू है तो ये वाली स्टेटमेंट चला दो, और इसी तरह जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उतने केस हम उसके साथ लगा देंगे। और समझ आ रही है बात की, यानी जो मंथ वाला नहीं हम पीछे करके आए, उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि स्विच ऑन मंथ और आगे केस 1 है तो सी आउट जनवरी, केस 2 है तो सी आउट फरवरी, केस 3 है तो सी आउट मार्च। समझ आई बात की नहीं, और मुख्तसर हो गया।
स्विच वाले सारे काम इफ से हो सकते हैं, लेकिन सम टाइम इफ वाले काम जो है वो स्विच से नहीं होते, जरूरी नहीं, क्योंकि स्विच के इफ के अंदर लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्विच के अंदर लेस देन ग्रेटर देन इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर लेस देन ग्रेटर देन बन गया तो फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो कंडीशन बन जाएगी और उसका जवाब तो आना है ट्रू या फॉल्स। लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आपकी वैल्यू एक नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, बल्कि एक से ज्यादा वैल्यू होने के इम्कानात हों। मिसाल देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। स्लाइड नंबर 18 के ऊपर इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। देखो जी, स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक्सप्रेशन आई, एक्सप्रेशन के बाद केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, 3, 4, 5, ये सारे केसेस हैं और राइट साइड पर ट्रू होने की सूरत में ये एग्जीक्यूट करेंगे और ब्रेक करेंगे। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, ब्रेक। ब्रेक करके ये कहाँ आ जाएंगे, आखिरी जहां पे ये खत्म होती है वहां पर ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक केस देखें स्विच के अंदर, आखिरी केस है डिफॉल्ट का, नजर आ रहा है। केस वैल्यू के बाद आखिरी क्या है, पेज नंबर 17 पे ही आ जाए ना स्लाइड पे जी, नजर आ रहा है सिंटैक्स में डिफॉल्ट। ये कब चलेगा बेटा, आपने 15 वैल्यूज दी, आपने 4 वैल्यूज दी, अगर वो चारों नहीं मिली तो फिर कौन सा केस चलेगा, डिफॉल्ट वाला केस चलेगा। समझ आ रही है। आपने मंथ वाली मिसाल को दे दें, आप 0 लिख देते हैं, 0 तो कोई मंथ नहीं है, तो कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट वाला। आप 13 लिख देते हैं, कोई मंथ नहीं है, तो कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा। समझ आ गई। तो स्विच स्टेटमेंट को मैं बयान करता हूं। स्विच एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, उस एक्सप्रेशन की मल्टीपल वैल्यूज के आगे हम स्टेटमेंट्स को केसेस के साथ लिख सकते हैं, और अगर कोई केस भी ट्रू नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट केस जो है वो इसका रन हो जाएगा, ठीक है जी। और आप देखें इसकी जरा एक एग्जांपल है स्लाइड नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। केस जो है ना, स्विच के आगे ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। आपका ग्रेड अगर ए है तो आपका ग्रेड 4 है, अगर आपका बी है तो 3 है, सी है तो 2 है, डी है तो 1 है, एफ है तो 0 है, और अगर कोई भी नहीं है इसमें से, गलती से 0 से कम लिखा गया या 4 से ज्यादा लिखा गया, तो फिर इसका मतलब है कि ये इनवैलिड हो जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं आई। अब इसके लिए अगर हम इफ एल्स लगाने लग जाते ना तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना था। कोड हमने कौन सा रखना है, सिंपल। समझ आ गई बात की, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, स्विच है, और हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।